अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में मेडिसिनल एप्लीकेशंस और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो इसकी एप्लीकेशंस है उसे कंप्लीट कर लिया है. एंड टुडे वी विल बिगिन विद द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ एग्रीकल्चर मीन्स स्टूडेंट्स खेती बाड़ी, और खेती में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना. बिकॉज हम जानते हैं कि एवरी डे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग लाइक हेल. पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए हमें इनफ फूड रिसोर्सेज चाहिए. सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम फूड प्रोडक्शन बढ़ाएं, गुड क्वालिटी का मोर अमाउंट में फूड को प्रोड्यूस कर सकें. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 3 टेक्निक्स को यूज किया गया है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. लेट्स टॉक अबाउट देम फर्स्ट, फिर हम इस एप्लीकेशंस की डिटेल्स पढ़ेंगे. सो 3 मेथड्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. ये अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर हम इसका एग्जैक्ट पढ़ेंगे. राइट नाउ क्या हो सकते हैं 3 मेथड्स. नंबर 1, सबसे पहला मेथड ये होता है जिसमें हम जो एग्रीकल्चर है वो एग्रो केमिकल बेस्ड होता है. एग्रो केमिकल बेस्ड मीन्स केमिकल, वी आर यूजिंग सिंथेटिक आर्टिफिशियल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक फर्टिलाइजर्स, लाइक पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स टू इंक्रीज द yield. So the first is called agrochemical based agriculture. यहाँ बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है एग्रोकेमिकल. दैट मीन्स वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल और सिंथेटिक और केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ताकि हम पेस्ट जो कि प्लांट्स को डैमेज करते हैं उन्हें कंट्रोल कर सकें. और जब हम उन्हें कंट्रोल करेंगे तो प्लांट की यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. फर्टिलाइजर्स, ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकें. प्लांट्स ज़्यादा फर्टिलाइजर्स मिलेगा उन्हें तो उनकी यील्ड बढ़ जाएगी. सो पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, एंड दे आर केमिकल्स. बट यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि ये जो होते हैं, एक तो ये महंगे बहुत होते हैं, दूसरा दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, एंड दूसरा ये एनवायरमेंट फ्रेंडली उतने नहीं होते हैं. सो सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक कल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक वर्ड हम जानते हैं केमिकल, कार्बन से रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है. वी ऑल आर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स. सो ऑर्गेनिक में हम बायो फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं, यानी केमिकल्स का यूज कर, सॉरी नॉट केमिकल्स, बायो प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं विच आर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली. राइट, सो इसमें हम बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स उनका यूज कर रहे हैं. सो डेफिनेटली दिस इज अ बेटर मेथड, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली. सो वी आर यूजिंग नॉट केमिकल्स बट बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. आपने मार्केट में देखा भी होगा स्टूडेंट्स, आजकल हर शॉप पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बहुत है, ऑर्गेनिक राइस, ऑर्गेनिक वीट. सो उनमें केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है उनकी खेती में, उनकी फार्मिंग. सो डेफिनेटली दे आर बेटर. नाउ देयर इज वन मोर मेथड जो हम डिस्कस करेंगे, और वो होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप. उनके बेसिस पे जो एग्रीकल्चर किया जाता है. सो दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी जिसमें कि हम फूड का अमाउंट प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उसके 3 बेसिस हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं. एग्रोकेमिकल बेस्ड, ऑर्गेनिक, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अगर हम यूज करें. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टर्म हमें आना बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में आई एम श्योर आप लोगों ने सुना भी होगा, एंड दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. क्या मतलब है इस ग्रीन रेवोल्यूशन का, फिर हम एग्जैक्टली बायोटेक के एप्लीकेशन पर आएंगे एग्रीकल्चर में. ग्रीन रेवोल्यूशन जो है
रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति, इसे हरित क्रांति भी बोलते हैं। ग्रीन मतलब प्लांट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड। क्रांति, क्रांति मतलब स्टूडेंट्स ये वो टाइम था, वो पीरियड था जब ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करी गई कि जिसके कारण जो सीरियल हैं, जो मेन फूड है स्पेशली व्हीट एंड राइस, उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया गया। तो एक तरह से क्रांति हुई एग्रीकल्चर की फील्ड में, एक रेवोल्यूशन हुआ जिससे कि फूड प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गया था। बट यू विल बी सरप्राइज स्टूडेंट्स, वो भी सफिशिएंट नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के आगे। इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है कि 3 गुना हमने फूड का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, फिर भी सफिशिएंट नहीं हो रहा है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना मैसिवली हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, कैसा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, एंड इट इज हाई टाइम दैट वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस। बट एनीवेज, तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब वो टाइम पीरियड, वो समय काल 20th सेंचुरी का जिसमें कि ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज हुई जिससे कि व्हीट राइस इनकी खेती में बहुत बढ़ोतरी हो गई, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, बट जो मेन साइंटिस्ट थे इस यील्ड को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया, वो नाम आपको आना चाहिए, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, वो है नॉर्मन E means Ernst Borlaug. Norman Ernst Borlaug. This is the name of a scientist and he is considered father of green revolution. A direct question है students जो आता है, father of green revolution. Now, इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या टेक्निक्स यूज करी गई जिससे कि फूड का इतना मैसिव प्रोडक्शन हुआ? सो टेक्निक्स और मेथड्स या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए यूज्ड। नंबर 1, एक तो स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस किया गया इसमें बेटर क्रॉप वेराइटीज, इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, ऐसी क्रॉप वेराइटीज जिनका यील्ड बहुत हाई हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके, प्रोडक्शन कर सके। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ, ये सब पॉइंट्स आने चाहिए स्टूडेंट्स, ये सब हमारे एनसीईआरटी में, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन सी 3 चीज़ें करी गई। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी, और इम्प्रूव्ड से हमारा मतलब है ऐसी वेराइटीज जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हूँ, दैट इज हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटी। इम्प्रूव से हमारा वो मतलब है हाई यील्डिंग क्रॉप्स, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। देन नंबर 2, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसमें बहुत ध्यान दिया गया कि हम अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे इरिगेशन, मशीनाइजेशन, बहुत सारी मशीन्स को एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाने लगा ताकि हम यील्ड को बढ़ा सकें। इरिगेशन पे बहुत वर्क अपॉन किया गया। सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करी गई। ये सब भी इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर यूज़ करा गया। सो बेटर मैनेजमेंट, ताकि हम इनको अच्छे से मैनेज कर सकें। सो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कि अभी हमने बात की, इरिगेशन पे बहुत ध्यान दिया गया ताकि प्रॉपर पानी मिले। मशीनाइजेशन, बहुत सारी मशीन्स यूज करी जाने लगी एग्रीकल्चर में। देन सॉइल को कंजर्व किया गया, उसकी फर्टिलिटी को, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स, कंजर्वेशन टेक्निक्स एक्सेट्रा, और भी बहुत हैं, हम हमारे लेवल की बात कर रहे हैं। तो एक तो इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, यानी जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके ऐसे क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया। दूसरा, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और तीसरा, इसी समय पर बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुए, रिसर्चेज हुई और एग्रो केमिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ताकि प्लांट्स जो हैं वो पेस्ट से, इंसेक्ट से, हर्ब से डिस्ट्रॉय नहीं हो, डैमेज नहीं हो, और फर्टिलाइजर्स हम प्रोवाइड करें ताकि उनकी फर्टिलिटी बढ़े सॉइल की, और ओवरऑल कुल मिलाकर प्लांट जो है वो ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस कर सके। नहीं तो बहुत सारे पेस्ट होते हैं जो प्लांट को डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमें यील्ड नहीं मिल पाती है। सो
ये टेक्निक भी यूज करी गई। सो एग्रो केमिकल का इंट्रोडक्शन किया गया, उनका यूज स्टार्ट किया गया, दैट इज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, इनको भी बहुत लार्ज स्केल पे यूज किया गया। नाउ एग्रोकेमिकल्स का यूज, ये तीन चीजें कर और साइंटिस्ट ने 20th सेंचुरी में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स फूड प्रोडक्शन बढ़ा लिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो विद दिस ग्रीन रेवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन was increased 3 times। ये क्वेश्चन पूछते हैं, बट ये भी sufficient नहीं है for the growing population। Now, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ, पर्टिकुलरली मेक्सिको में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत सक्सेस हुआ इसका, बट इसमें कुछ कमी थी, कुछ रुकावटें थी, कुछ लिमिटेशन थी। वो क्या लिमिटेशन है, आइए हम उसको समझते हैं। यू प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, ये दिस वॉज क्वाइट सक्सेसफुल, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी, आइए उसको हम समझें, तब हम समझेंगे कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी को फिर इंक्लूड किया गया एग्रीकल्चर के लिए, कैसे उस पर फोकस हुआ साइंटिस्ट का। सो हिंड्रेंसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या रुकावटें आई स्टूडेंट? सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, दे आर नॉट दैट रिच, दे आर क्वाइट पुअर, वो बहुत गरीब हैं। और ये जो एग्रो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये बहुत महंगे हैं, दे कांट अफोर्ड इट। सो दिस वाज वन ऑफ द मेन थिंग कि दे कांट अफोर्ड दीज पेस्टिसाइड्स एंड दीज फर्टिलाइजर्स। सो डेफिनेटली ग्रीन रेवोल्यूशन में ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। सो फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज could not afford expensive agrochemicals. That means all the fertilizers, pesticides, herbicides, insecticides, etc. They could not afford. So this was one, not afford. Now number 2 limitation. Agrochemicals अगर यूज कर भी लिए जाएं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, नंबर 1, और दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज अल्टीमेटली यू आर यूजिंग केमिकल्स, सो दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो एग्रोकेमिकल्स आर एक्सपेंसिव एंड hazardous to environment. That means they have the side effects on environment and ultimately हम environment को harm नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम environment friendly, environment nature is very important, so they are hazardous to environment. तो हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है। और थर्ड, अगर हम इनका यूज़ ना करें ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग और हमारे पास कोई और तीसरा तरीका भी नहीं है, मान लीजिए दूसरा तरीका भी नहीं है, तो जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग के मेथड्स हैं उनसे हम इतनी सुपीरियर क्वालिटी, इतनी हाई क्वालिटी की यील्ड्स को नहीं ऑब्टेन कर सकते। सो इंक्रीज इन, या यू कैन से दैट हाई यील्डिंग वेराइटीज of crops can't be obtained by conventional breeding methods. conventional breeding जो है, conventional breeding means एक कोई प्लांट है जिसका कोई एक कैरेक्टर अच्छा है, दूसरे का कोई दूसरा कैरेक्टर अच्छा है, हमने उन दोनों को ब्रीडिंग करवा दी ताकि वो दोनों कैरेक्टर्स उस थर्ड प्लांट में आ जाए। इससे हम इतनी हाई यील्डिंग वेराइटीज को नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। सो बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग दे कांट बी ऑब्टेन्ड। तो अब कन्वेंशनल ब्रीडिंग से ऑब्टेन कर नहीं सकते, एग्रोकेमिकल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड कर लिया तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर हम कैसे क्रॉप्स की यील्ड बढ़ाएं? बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, फूड की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। तो साइंटिस्ट का फोकस गया कि क्यों ना बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए ताकि हमें
जो हम कोई न्यू प्लांट्स, मॉडिफाइड प्लांट्स क्रिएट कर लें जो कि पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, जिन पे पेस्ट नुकसान ना पहुंचाए, जिनको इंसेक्टिसाइड की भी ज़रूरत नहीं हो, वो खुद ही इंसेक्ट से बचाव कर लें, उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक गोल्डन राइस आता है, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, उसमें राइस तो है ही, वो राइस की ओराइजा सटाइवा सारी क्वालिटीज़ हैं, साथ में साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके उसके अंदर विटामिन ए कंटेंट और आयरन कंटेंट भी बढ़ा दिया। अब विटामिन ए और आयरन बढ़ गया तो ऐसा चावल जिसके अंदर विटामिन ए और आयरन रिच भी है। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग नहीं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके अब हमें एग्रोकेमिकल्स की भी ज़रूरत नहीं है, हमने प्लांट्स को नेचुरली इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंस बना दिया। तो ये सारा फोकस हुआ इन लिमिटेशंस के कारण, और तब साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम प्लांट्स में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करें और उन प्लांट्स को जेनेटिकली इंजीनियर करें, जेनेटिकली मॉडिफाई करें। ऑलराइट, सो ये एक बेसिक था, ये एक फाउंडेशन है कि क्यों बायोटेक्नोलॉजी को हमने अप्लाई किया इनटू द एग्रीकल्चर, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रोकेमिकल्स, दिस वॉज नॉट सफिशिएंट, दिस वॉज नॉट अफोर्डेबल, दिस वॉज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, राइट। तो जब हमने अभी स्टार्टिंग में इस लेक्चर में 3 तरीके पढ़े थे, जिसमें हमने एग्रोकेमिकल बेस्ड पढ़ा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ी थी, और तीसरा पढ़ा था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब हम उसी 3rd पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यू प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट दोज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट भी हो सकता है, हम कोई एनिमल को भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, और हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, जब हमने ह्यूमुलिन यानी ह्यूमन इंसुलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड का डिस्कशन किया था, हमने डिटेल में उसे समझा था, तो हमने उस ह्यूमन इंसुलिन के जीन को किस होस्ट सेल में डाला था, जिसका फिर हमने कल्चर करके ह्यूमुलिन बनाया था, ई कोलाई के। तो ई कोलाई वैसे तो एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, बट उसमें ह्यूमन का इंसुलिन जीन डाल दिया, तो हमने वहां लिखा था कि ई कोलाई अब क्या बन गया है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक, ट्रांस मीन्स किसी दूसरे का जीन जब उसमें हो तो उसे ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। सो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है हमने, यानी उसका जो जीन है, जीनोम है, उसको उसमें हमने मैनिपुलेशन कर दिया है, हमने हमारा कोई फॉरेन जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, अब हम इतना पढ़ चुके हैं, आपको समझ आना चाहिए, उसे हमने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, रिकॉम्बिनेंट बना दिया है। सो और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, राइट, इसे शॉर्ट में लिखते हैं स्टूडेंट्स GMO, और छोटा सा एस लगा दीजिए, GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एक ही बात है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर किसी दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का जीन प्रेजेंट है, तो हम उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऐसे जीन को हम ट्रांसजीन बोलते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से आया है। जैसे ई कोलाई के अंदर ह्यूमन का इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, तो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ट्रांसजीन हो गया, और ई कोलाई ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो गया, राइट। सो व्हाट इज अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म? विच कंटेन्स gene of some other organism, जो दूसरी स्पीशीज का है ऑर्गेनिज्म, राइट। इस तरह के जीन को ट्रांसजीन कहते हैं, और जिसमें ट्रांसजीन है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो गया। अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे कैन बी प्लांट्स, तो हम उन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहेंगे। सो दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जिनको हम आज क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, मॉडिफाइड प्लांट्स। या अगर हमने वो जीन कोई एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस किया है तो ट्रांसजेनिक एनिमल
या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हो जाएगा, मॉडिफाइड एनिमल्स। और अगर हमने उसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस किया है तो वो ट्रांसजेनिक माइक्रोब या जीन मॉडिफाइड माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, माइक्रोब और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ट्रांसजेनिक it can be any, it can be a plant, it can be an animal और it can be a microorganism। हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, बट आज हम एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली इन GMPs के बारे में रीड करने वाले हैं। और इस की जो स्टडी होती है इनकी उसे ट्रांसजेनिक्स कह देंगे। सो ट्रांसजेनिक इज द स्टडी ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म विच कैरीज ट्रांसजीन। ट्रांसजीन मीन्स अ जीन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज। सो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर में हमने प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, यानी उनके जीन में मैनिपुलेशन किया है ताकि हम उन्हें कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी प्रोड्यूस कर सके। क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, क्या क्या एराज हैं, क्या क्या एरियाज हैं जहां पर कि हम जीन मॉडिफाई करके प्लांट को, एग्रीकल्चर को फायदा पहुंचा सकते हैं। आइए हम उसके बारे में लिखते हैं। यू प्लीज नोट दिस डाउन। So now students, let's talk about the transgenic plants और क्या फायदे हैं इनके। जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे तो इसका मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, वो एक ही चीज़ है, वो एक ही बात है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, GMPs, we now know it is one and the same thing। क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके स्टूडेंट्स? इससे हम ऐसी प्लांट की वैरायटीज बना सकते हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस झेल सके। एबायोटिक का क्या मतलब है? बायो मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग स्ट्रेस। नॉन लिविंग स्ट्रेस मतलब कोई पेस्ट या कोई इंसेक्ट उसको डैमेज नहीं कर रहा, वो तो बायोटिक स्ट्रेस होगा। कोई एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कोल्ड, हीट, ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया, या सॉल्ट, बहुत ज़्यादा जो सॉइल है उसमें नमक कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरह के स्ट्रेस को वो झेल सके। सो नंबर 1 इसके बेनिफिट्स हम पढ़ रहे हैं। बेनिफिट्स हम कैसे कैसे प्लांट्स बना सकते हैं वो बात कर रहे हैं। नंबर 1 इंक्रीज टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक मीन्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस कॉज नहीं कर रहा है। नॉन लिविंग कंडीशंस लाइक एक्सेसिव हीट, कोल्ड, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना, वाटर की कमी, सॉल्ट एक्सेट्रा, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से झेल पाएंगे। नंबर 2 इन प्लांट्स के कारण अब हमें एग्रोकेमिकल्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये नेचुरली पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं। कैसे वो हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, राइट। कैसे? क्योंकि हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना लिए हैं तो अब हमें पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, ये एक एग्जाम्पल है इसका। नाउ थर्ड, इससे हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कि जब हम बाजार जाके हमें टमाटर खरीदना है तो आप क्या देखते हैं? अगर आप में से कोई टमाटर खरीदने गया हो या घर में भी अगर टमाटर देखने हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो लाल हो टमाटर और टाइट हो। अगर वो पिचका हुआ है, रिंकल्ड है, यानी ओवर राइप है, ज़्यादा पक गया है, तो हम उसको लेकर नहीं आते, जिसे हम सड़ा टमाटर बोलते हैं, और हम उसको फेंक देते हैं या हम उसको खरीदते ही नहीं हैं। तो जब वो प्लांट पे राइप हुआ, पका, तो वो टाइट था, लेकिन जब तक वो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, मार्केट में आया, तब तक वो ओवर राइप हो गया। और इस ओवर राइपनिंग के कारण पीपल विल नॉट बाय दोज टोमेटोज एंड दे विल गो वेस्ट।
तो बहुत मैसिव स्केल पे लॉस हो रहा है। तो कैसे हम, हार्वेस्ट मीन जब उनकी कटाई हो गई उसके बाद ये लॉस हो रहा है क्योंकि ओवर राइपनिंग हो रही है, तो हम कैसे उस लॉस को प्रिवेंट करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक स्पेशल ट्रांसजेनिक टोमेटो मार्केट में अवेलेबल है जिसे फ्लेवर्ड सेवर टोमेटो बोलते हैं, हम उसके बारे में रीड करेंगे। सो द थर्ड इज वी कैन ऑल्सो रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी कटाई के बाद जो लॉस हो रहा है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके प्लांट्स के अंदर। देन नेक्स्ट, हम इससे न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ा सकते हैं प्लांट का, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ऐसे राइस बनाए, चावल जिनमें विटामिन ए और आयरन बहुत ज़्यादा है जो नॉर्मली नहीं होता है। सो वी कैन मेक हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू, और हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू टू प्लांट, वैल्यू टू प्लांट। एग्जाम्पल, विटामिन ए रिच राइस, वील टॉक अबाउट दिस, जिसे गोल्डन राइस बोलते हैं। देन ऐसे प्लांट्स बनाए गए हैं स्टूडेंट्स जो कि सॉइल से ज़्यादा एफिशिएंटली मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगी, जल्दी से रिड्यूस नहीं होगी। सो देयर आर प्लांट्स विच कैन इंक्रीज efficiency, which have increased efficiency of mineral uptake from soil, और इस कारण से there will be reduced or we can prevent soil fertility. We can prevent or reduce soil fertility loss. काफ़ी टाइम तक सॉइल फर्टाइल रहेगी। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमें मिल सकते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा सकते हैं हम, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम कर सकते हैं हम, मिनरल अपटेक की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, हमारा एग्रोकेमिकल्स पर डिपेंडेंस कम हो जाएगा, ए बायोटिक स्ट्रेस को झेल पाएंगे, ये बायोटिक स्ट्रेस में आ जाएगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डैमेज कर रहे हैं उन सबको प्रिवेंट कर सकते हैं बिना एग्रोकेमिकल्स को यूज़ करे हुए। तो नेचर को भी डैमेज नहीं होगा, कॉस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं आएगा। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स ट्रांसजेनिक प्लांट का पहला एग्जाम्पल, दैट इज बीटी कॉटन, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज नोट दिस डाउन स्टूडेंट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में अब हम पहला एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं जो बीटी कॉटन का है, और बहुत अच्छे से इसको आप समझिएगा क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये आपके स्कूल में थ्योरी में भी इट कैन कम इन 2 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। बीटी कॉटन जो है 2002 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। एक कॉटन का मॉडिफाइड फॉर्म है, ट्रांसजेनिक प्लांट है कॉटन का। आइए अब हम इसको समझते हैं। बीटी कॉटन plant. First, not first, a very important transgenic variety. इसमें ये बीटी क्या है समझिएगा, पहले हम समझते हैं फिर हम इसको लिख लेंगे। बीटी जो वर्ड है ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इट इज अ सॉइल बैक्टीरियम जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, thuringiensis, राइट, बैसिलस thuringiensis। तो बी और टी, ये है बीटी। अब इस बैक्टीरिया का कॉटन से क्या लेना देना है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो ये नाम आपको रटा होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बीटी किसके लिए स्टैंड करता है और ये क्या है। ये एक बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट,
अब बीटी कॉटन जो है ये इंसेक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है प्लांट को, क्योंकि नहीं तो कपास जो है, कॉटन जो है, इस पे इंसेक्ट्स इसको जब इस पर फीड करते हैं तो वो कॉटन को डैमेज कर देते हैं, तो उनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन चाहिए। वो जो इंसेक्ट्स हैं वो जनरली तो प्लांट्स पे फीड करते हैं, बट कुछ ने बैक्टीरिया भी खाए होंगे, तो बैक्टीरिया खाए होंगे तो बैक्टीरिया ने अपने अंदर उनके खिलाफ एक रेजिस्टेंस, एक इम्यूनिटी डेवलप करी है, एक रेजिस्टेंस सिस्टम डेवलप करा है। क्या सिस्टम डेवलप करा है कि ये जो बैक्टीरिया हैं इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का जीन होता है जिसे कहते हैं क्राइजीन, CRY, क्राइजीन इस बैक्टीरिया के अंदर होता है क्राइजीन। ये जो क्राइजीन है इसे इटैलिक्स में लिखा जाता है इस तरह से, ऐसे इटैलिक्स में, या हम स्मॉल में लिख देते हैं। सो दिस इज अ जीन, और हम जानते हैं कि जीन जो है वो mRNA बनाता है और mRNA से फिर ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है। तो ये जो क्राइजीन है इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो mRNA बनेगा, और फिर जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। तो इस क्राइजीन से एक प्रोटीन बनता है जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। क्राई प्रोटीन जो है वो हमेशा नॉर्मल लिखा जाता है और इसमें C बड़ा लिखा होता है। तो क्राइजीन के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद क्राई प्रोटीन बना। यहाँ क्राई का मतलब रोना नहीं है, ये रोना रोतलू प्रोटीन नहीं है। क्राई मीन्स क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टल के फॉर्म में है। सो दिस इज क्रिस्टलाइन प्रोटीन, राइट। ये जो प्रोटीन है इसकी क्वालिटी है कि ये इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक है, जहरीला है इंसेक्ट्स के लिए। कैसे? दिस इज इंसेक्टिसाइडल, मतलब साइड मीन्स मारना, जैसे सुसाइड खुद को मारना, होमिसाइड मतलब मर्डर किसी दूसरे को मारना, फीटिसाइड मतलब फीटस को, भ्रूण हत्या जो होती है वूम्ब के अंदर मारना, इंसेक्टिसाइड मीन्स इंसेक्ट को खत्म करना, मारना। तो ये इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिक प्रोटीन है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिक प्रोटीन is a cryoprotein synthesized by this bacteria, right? Now what happens? अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना टॉक्सिक प्रोटीन है, इतना जहरीला प्रोटीन है जिसे हम क्राई प्रोटीन बोलते हैं, या कई बार इसका अब एक और नाम है, वैसे तो क्राई प्रोटीन है, इसको आप बीटी टॉक्सिन भी कह सकते हो, क्योंकि ये बैसिलस थ्रूएंजेंसिस के अंदर टॉक्सिन बन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये बैक्टीरिया को ही किल क्यों नहीं कर देता, क्योंकि अगर ये टॉक्सिक है तो फिर बैक्टीरिया भी मर जाना चाहिए। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब ये रहता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी ये एक्टिव नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, यानी ये प्रोटॉक्सिन के रूप में रहता है या इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है ये इनएक्टिव या प्रोटॉक्सिन, मतलब अभी टॉक्सिन बना नहीं है, ये अभी ये प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। इनएक्टिव और प्रोटॉक्सिन, सो डज नॉट हार्म बैक्टीरिया, इसीलिए ये बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता, क्योंकि बैक्टीरिया में दिस एग्जिस्ट एन इनएक्टिव फॉर्म और एज प्रोटॉक्सिन, दैट मीन्स इनएक्टिव। जैसे प्रो एंजाइम होता है, प्रो हार्मोन होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म्स होते हैं, ऐसे ये प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट अगर इस बैक्टीरिया को खाएगा तो ये उस इंसेक्ट के पेट में चला जाएगा, इंटेस्टीन में चला जाएगा, और जब ये इंटेस्टीन में, गट में जाता है उस इंसेक्ट के, तो उस इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन पीएच होता है। जैसे ही अल्कलाइन पीएच मिलता है स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन, क्राई प्रोटीन जो है ये सॉल्युबलाइज हो जाता है, ये सॉल्युबल बन जाता है, घुल जाता है, और जैसे ही ये घुलता है ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगता है। ये उस जो भी, फॉर एग्जाम्पल जो भी इंसेक्ट है, ये उसकी गट है, सपोज मिडगट, मिडगट के जो एपिथेलियल सेल्स हैं हमने पढ़े थे, ये ल्यूमन होगा जहाँ पे खाना आता है, वहीं ये बैक्टीरिया भी आ गया है तो इसका प्रोटीन भी आ गया है। जब बैक्टीरिया टूटेगा तो ये प्रोटीन निकलेगा। ये सेल्स हैं मिडगट के एपिथेलियल सेल्स, अच्छे से समझिएगा।
मिडगट एपिथेलियल सेल्स, ये टॉक्सिन जो है एक्टिवेट हो जाएगा अल्कलाइन पीएच में जाकर और वो इन मिडगट के सेल्स में छेद कर देगा, क्रिएट पोर्स। और जब छेद हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ छेद हो गया मान लीजिए, यहाँ छेद हो गया, यहाँ छेद हो गया, तो इसके अंदर फ्लूइड भरने लगेगा और जब फ्लूइड भरेगा तो ये सेल फूलेंगे, स्वेल होंगे और फूल के बर्स्ट हो जाएंगे। सो सेल की स्वेलिंग होगी और फिर वो फूट जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, सेल डैमेज हो गया, गट ही डैमेज हो गई, इसको खाना ही नहीं मिल पाएगा एक्सक्यूज मी, इंसेक्ट को, वो स्टार्व होके मर जाएगा, भूख से मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बीटी टॉक्सिन जो है इंसेक्ट्स को इस तरह से डैमेज कर सकता है, मार सकता है। इसका यूज हमने किया बायोटेक्नोलॉजी में। कैसे किया? ये जो कॉटन का प्लांट होता है, इसको एक इंसेक्ट है बॉल वर्म जो बहुत डैमेज करता है। वो क्या करता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कॉटन का बॉल ऐसा इतना बढ़िया बनता है, ये उस बॉल को बनने नहीं देता, उसको खा जाता है, पहले ही ख़त्म कर देता है। तो कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत रिड्यूस हो गई थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, अब ध्यान से समझिएगा, उन्होंने जो कॉटन का प्लांट है उसके अंदर इस जीन को ट्रांसफर करा दिया। कौन सा वेक्टर लिया होगा? वही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, उसके हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अब आप जानते हैं। इसको वेक्टर की तरह यूज किया, इसका टीआई प्लाज्मिड के साथ इस क्राई जीन को ऐड कर दिया, राइट। सो दिस इज द वेक्टर, और इस क्राई जीन को इस कॉटन प्लांट के अंदर डाल दिया। अब ये कॉटन प्लांट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा और इस कॉटन प्लांट के अंदर अब ये क्राई प्रोटीन बना लेगा, क्योंकि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये जीन आया है, वही अगेन ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। बट ये प्रोटीन भी प्रोटॉक्सिन फॉर्म में है, तो प्लांट को हार्म नहीं करेगा। सेम स्टोरी जो बैक्टीरिया के अंदर थी। अब ये प्लांट के हर सेल के अंदर है, सपोज करिए लीफ के अंदर है। अब जब कोई इंसेक्ट इसे अटैक करेगा और इस पत्ती को खाएगा, तो इस पत्ती के अंदर, इस लीफ के अंदर ये क्राई प्रोटीन भी इंसेक्ट के अंदर जाएगा। तो ये क्राई प्रोटीन इस इंसेक्ट की मिडगट में जाएगा और मिडगट में जाके उसे अल्कलाइन पीएच मिलेगा, अल्कलाइन पीएच में टॉक्सिन बन जाएगा। सो अल्कलाइन पीएच ऑफ गट जैसे ही इसमें पहुंचेगा बिकम्स टॉक्सिक, और टॉक्सिक बनकर ये इसकी मिडगट के सेल्स में छेद करेगा, स्वेल होगा, फटेंगे, इंसेक्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया है, ये जो क्राई जीन है ये तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज द डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन, राइट, दिस इज द डिजायर्ड जीन। डोनर कौन है इसमें? डोनर है ये, इससे लिया है हमने, तो ये डोनर हो गया। सो डोनर से हमने डिजायर्ड जीन लिया, वेक्टर हमने यूज किया जो नॉर्मली टीआई प्लाज्मिड, वी कैन राइट टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम को हमने यूज किया और हमने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया कॉटन प्लांट में। अब ये जो कॉटन प्लांट है ये कैसा है? ट्रांसजेनिक हो गया है ये, क्योंकि इस कॉटन प्लांट के अंदर बैक्टीरिया का जीन आ गया है। और यही तो हमने पढ़ा है, ऐसा प्लांट या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दूसरी स्पीशीज का, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन है। सो नाउ दिस कॉटन प्लांट इज वर्किंग लाइक अ ट्रांसजेनिक प्लांट, एंड ये प्रोटीन फिर इंसेक्ट के अंदर जाके उसे मार देगा। तो अब हमें इंसेक्टिसाइड यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें केमिकल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ये पेड़ खुद ही क्या बन गया है? इंसेक्टिसाइडल। यही तो हमने बात करी थी कि ये एग्रोकेमिकल के यूज को लिमिट कर देगी, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब ये पेड़ जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया है और ये खुद अपना बचाव कर सकता है इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। सो दिस हैज बिकम इंसेक्टिसाइडल प्लांट नाउ। तो बीटी कॉटन जो है ये इंसेक्ट टॉलरेंट हो गया है, दैट मीन्स ये खुद इंसेक्टिसाइडल बन गया है। और जब ये इंसेक्ट्स को तोड़ेगा, खत्म कर देगा, अब इंसेक्ट इस पे फीड नहीं कर पाएंगे, तो जो कॉटन है उसकी जो बॉल्स हैं वो डैमेज नहीं होंगी,
तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी नेचुरली। तो इस तरह से हमने इसको बचा लिया। अब स्टूडेंट्स, बीटी कॉटन के बाद में बीटी सोयाबीन, बीटी कॉर्न, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी ब्रिंजल, ये सब भी बना ली गई हैं। अब ऐसा कैसे हुआ? एक्चुअली ये जो क्राई जीन है, बहुत सारे क्राई जीन्स होते हैं अलग अलग इसी बैसिलस थ्रूएंजेंसिस के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको किस टाइप के इंसेक्ट ने खाया होगा, किसके अगेंस्ट उसके इम्यून सिस्टम ने ये जीन बनाया है। तो अलग अलग टाइप के क्राई जीन्स हैं जो अलग अलग टाइप के क्राई प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेंगे, और अलग अलग क्राई प्रोटीन जो है वो अलग अलग इंसेक्ट के फैमिलीज को इफेक्ट करते हैं अलग अलग। जैसे अलग अलग फैमिलीज हैं, कोई कुछ मस्किटोज को डैमेज करेंगे, कुछ फ्लाइज को डैमेज करेंगे, कुछ बीटल्स को डैमेज करेंगे, अलग अलग बहुत सारे तरीके के क्राई जीन्स हैं, अलग अलग क्राई प्रोटीन्स हैं जो अलग अलग के लिए यूज होते हैं। तो कौन सा बीटी जीन हमें लेना है? इसे बीटी जीन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्राई जीन या बीटी जीन, इसे बीटी प्रोटीन या क्राई प्रोटीन कुछ भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे, एक तो हमें कौन सा इंसेक्ट है जो मारना है, दूसरा कौन सा क्रॉप है, क्योंकि हर क्रॉप के लिए पर्टिकुलर इंसेक्ट ही उसको खाता है। तो कौन सा क्रॉप है जिसे हमें बचाना है और कौन सा इंसेक्ट है जिसे मारना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बीटी जीन हम लेंगे। तो अलग अलग स्पीशीज हम यूज करते हैं, राइट, अलग अलग स्ट्रेन्स हम यूज करते हैं। सो बैसिलस थ्रूएंजेंसिस से हमने जो कॉटन बनाया है, दिस बीटी स्टैंड्स फॉर दिस, राइट, इससे हमने उसका डैमेज बचा लिया और उसका यील्ड बढ़ा लिया। यू प्लीज नोट दिस डाउन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्राई जीन कहाँ से आता है, डिजायर्ड जीन कौन सा है, कैसे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है, कॉटन प्लांट है, प्रोटीन कौन सा है, क्राई प्रोटीन, वो बैक्टीरिया या प्लांट को डैमेज क्यों नहीं करता, क्योंकि वो प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। फिर वो टॉक्सिक कब बनता है, जब वो इंसेक्ट की गट के अंदर जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि वहां पे अल्कलाइन पीएच होता है। फिर वो क्या करता है, मिडगट के एपिथेलियल सेल्स में छेद करता है, छेद करके उनकी स्वेलिंग करके उन्हें मार देता है, खत्म कर देता है, तोड़ देता है, जिसके कारण से ये इंसेक्ट स्टार्व करेगा, भूखा और मर जाएगा, राइट। सो यू नोट दिस डाउन एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। सो स्टूडेंट्स, आइए इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और फिर हम उन पर्टिकुलर जीन्स को भी लिखेंगे जो बीटी कॉटन के लिए यूज होते हैं, उसका भी हम नाम लिखेंगे। सो बहुत सारे टाइप के क्राई जीन्स हैं। पहले क्राई प्रोटीन का मतलब क्या है? क्राई प्रोटीन मीन्स, ये क्वेश्चन आता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और ये प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रोटॉक्सिन, और इनएक्टिव फॉर्म in the bacteria and in the plant also, inactive form में present है, this is important. Now, toxic कब बनता है ये? becomes toxic by, जब इसका solubilization होगा, और वो कब होगा? जब इसे alkaline pH मिलेगा। वो कहाँ मिलता है इसे? इंसेक्ट की गट के अंदर जब ये पहुंचता है, by solubilizing क्राई प्रोटीन, जो क्रिस्टलाइज प्रोटीन है उसका, वो सॉल्यूबल हो जाएगा इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट्स गट, इंसेक्ट्स गट, राइट। तब ये क्या हो जाएगा? टॉक्सिक हो जाएगा, बिकम्स टॉक्सिक, अल्कलाइन पीएच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेक्ट्स गट। अब जब ये टॉक्सिक हो जाएगा, तब ये क्या करेगा? इट डैमेजेस, कैसे डैमेज करेगा? छेद कर देगा, और क्रिएट्स पोर्स इन, किन में करता है? ये क्वेश्चन आता है मिडगट के एपिथेलियल सेल्स में, इन मिडगट एपिथेलियल सेल्स, किसके? ऑफ इंसेक्ट्स, ऑफ इंसेक्ट, राइट। सो दिस इज अ क्वेश्चन, और क्या कर रहा है? ये भी क्वेश्चन आता है, छेद कर देता है, जिसके कारण से सेल्स स्वेल होंगे, क्योंकि उसके अंदर वाटर एंटर होगा, फूलेंगे और फट जाएंगे। तो सेल स्वेल्स एंड लाइसिस, जिसके कारण से ये इंसेक्ट फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, गट लाइनिंग ही डैमेज हो जाएगी, तो भूखा होके मर जाएगा। सो इंसेक्ट
starve to death. Right? So these are all the questions. ये सब questions पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स. Now, जो क्राई प्रोटीन है या जो क्राई जीन है, जो बीटी टॉक्सिन है, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होती है, अलग अलग के लिए अलग अलग होती है. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो जो बीटी टॉक्सिन है यानी वो जो क्राई प्रोटीन है, और प्रोटीन अगर स्पेसिफिक है यानी उसका जीन भी सेपरेट होगा. सो बीटी टॉक्सिन इज इंसेक्ट स्पेसिफिक. इंसेक्ट स्पेसिफिक. राइट? यू नोट दिस डाउन. वील राइट मोर अबाउट इट. सो स्टूडेंट्स, ये जो बीटी टॉक्सिन है ये हाईली स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए होती है, और हर इंसेक्ट अलग अलग क्रॉप को डैमेज करेगा. तो जो हमारा चॉइस ऑफ जीन है कि हम कौन सा जीन इंसर्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमें कौन से क्रॉप में ये क्वालिटी डालनी है और कौन सा इंसेक्ट उसे खाता है. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये पूछा जाता है दैट चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन. ये हम सारे क्वेश्चंस एक साथ लिख रहे हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप एंड इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टाइप ऑफ इंसेक्ट. इन दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हर बैक्टीरिया में, बैसिलस थ्रूएंजेंसिस में अलग अलग क्राई जीन्स होंगे जो अलग अलग क्राई प्रोटीन्स बनाएंगे. मैकेनिज्म सबका सेम है. So it depends upon crop and insect, right? For example, now this with what we are writing is very very important, very very important. For example, कॉटन के लिए जो जीन है, कॉटन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉटन बॉल वर्म है ये जो इंसेक्ट जो कॉटन को डैमेज करता है, कॉटन की बॉल्स को, उसके लिए जो जीन होता है वो होता है, जीन स्मॉल में लिखते हैं. सो क्राई 1AC एंड इनके नाम ऐसे ही हैं, क्राई 1 से लेके 9 तक होते हैं, एंड क्राई 2AB. ये दोनों जो हैं दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन एंड प्रोटेक्ट्स इट अगेंस्ट कॉटन बॉल वर्म्स. जो कॉटन को डैमेज कर रहे हैं वो वर्म्स के अगेंस्ट, दे आर कॉल्ड कॉटन बॉल वर्म्स. राइट? सो ये क्वेश्चन पूछते हैं कॉटन बॉल वर्म्स के अगेंस्ट कौन से दो जीन्स काम करते हैं, क्राई 1A एंड क्राई 2B. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही स्टूडेंट्स अब हमने बीटी कॉर्न भी बना लिया है. मक्का जो होता है, मक्का में एक वर्म होता है जो उस मक्के की जो स्टेम है, तना है, उसमें छेद कर देता है. इस तरह का वर्म है वो. उसके अगेंस्ट भी सेम होता है. हमने एक जीन, पर्टिकुलर जीन जिसे क्राई 1AB, ये AC था, ये AB, ये डाल दिया. वही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन को यूज करके बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया होगा हमने. सेम प्रोसेस, वेक्टर के साथ उसको ज्वाइन किया होगा लाइगेज के थ्रू, और फिर हमने उसको कॉर्न, मक्के के पेड़ के अंदर ट्रांसफर करवा दिया. वहां पर जाकर ये क्राई प्रोटीन बनाएगा. ये वाला जीन प्रोटीन बनाएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन फॉर्म में. अब जब वो वाला कीड़ा कॉर्न बोरर बोर कर देता है, छेद कर देता है, उसे खाएगा, तो ये प्रोटीन उसके गट में जाएगा, वहाँ अल्कलाइन पीएच मिलेगा, वहाँ पे मिड गट के एपिथेलियल सेल्स में छेद करेगा, वो स्वेल होंगे, लाइसिस होगा और वो भूखा होके मर जाएगा. तो इस तरह से इसने प्रोटेक्शन कर लिया, इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ी. सो क्राई 1AB प्रोटेक्ट्स, अब हम लिख नहीं रहे हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे ऑब्वियसली, प्रोटेक्ट्स कॉर्न, मक्का, फ्रॉम कॉर्न बोरर. वर्म है ये, या इसे स्टेम बोरर भी बोलते हैं क्योंकि तने में छेद कर देता है, बोरर. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सा जीन है. इस तरह की कॉटन को हम क्या कहेंगे, ये जो कॉर्न है इसको हम क्या कहेंगे, बीटी कॉर्न. ये ट्रांसजेनिक हो गया क्योंकि इसमें हमने ये वाला बैक्टीरिया का जीन इंट्रोड्यूस किया हुआ है. इस तरह की कॉटन को हम क्या कहेंगे, बीटी कॉटन. ये भी ट्रांसजेनिक वैरायटी है.
आजकल स्टूडेंट्स और भी ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ बना ली गई हैं, जैसे बीटी कॉटन तो है ही, ये बहुत सक्सेसफुल है, स्पेशली पंजाब का मालवा रीजन जो है वहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पर अब जो फार्मर्स हैं वो राइस की जगह कॉटन की खेती करते हैं, बीटी कॉटन की। इसे पानी भी बहुत कम चाहिए होता है, इसकी फसल बहुत बढ़िया होती है, वो पेस्ट इसको डैमेज नहीं करता जो इंसेक्ट है, तो इसकी बहुत हाई प्रोडक्शन होता है, तो पानी भी कंजर्व हो रहा है उस लैंड का। सो बीटी कॉटन, देन बीटी कॉर्न, मक्का हमने अभी अभी देखा, देन बीटी ब्रिंजल बनाया है, बैंगन, देन बीटी पोटैटो, आलू, देन बीटी टोमेटो बना लिया गया है। इसमें अलग अलग इंसेक्ट के अगेंस्ट हम डालेंगे, राइट, टोमेटो, देन बीटी राइस भी बना लिया गया है, ये इन पे अभी तक काम हो गया है। और बीटी कॉटन बहुत बहुत फेमस है इंडिया में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2002 एंड दिस इज हाईली सक्सेसफुल इन इंडिया। बहुत कपास का कॉटन की खेती बढ़ गई है, डैमेज को हमने प्रिवेंट कर दिया है इस बीटी जीन को इंट्रोड्यूस करके, जो बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, राइट। सो यू नोट दिस डाउन। फिर हम 3 जो फैमिलीज हैं इंसेक्ट की जिसको ये इफेक्ट करता है, जो 3 सब क्लासेस हैं उनके भी नाम लिखेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। सो ये सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हमने इस जीन को यूज करके बनाए हैं। इसमें स्टूडेंट्स एक बीटी सोयाबीन भी बनाते हैं, वो भी लिख लीजिए, बीटी सोयाबीन, राइट। सो मेन क्वेश्चंस जो आते हैं बीटी कॉटन और कॉर्न पे तो आते ही हैं, इसके अलावा सोयाबीन, ब्रिंजल पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ ये बीटी जीन्स जैसा हमने डिस्कस किया इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग है, तो मेन 3 टाइप के इंसेक्ट्स हैं जिसमें ये यूज किया जाता है। सो बीटी टॉक्सिन फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, अलग अलग के लिए बीटी टॉक्सिन्स अवेलेबल हैं। और टॉक्सिन मीन्स प्रोटीन और प्रोटीन मीन्स उसका डिफरेंट जीन होगा। जैसे हमने देखा क्राई 1AB एंड 2AC कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट होता है और उसके मतलब मिडगट के एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करेगा कॉटन। फिर देन क्राई 1AB ये जो है ये जो कॉर्न मक्के में छेद करने वाला वर्म है उसके अगेंस्ट होता है। तो आइए मेनली 3 इंसेक्ट कि उसको ये डैमेज कर सकता है। पहला लेपिडोप्टेरन्स, जिसमें कि जो तंबाकू होता है उसके बडवर्म होता है, उसके अगेंस्ट भी इसमें बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है जीन। सो टोबैको बडवर्म, देन एक आर्मी वर्म होता है उसके अगेंस्ट जीन प्रेजेंट होता है इस फैमिली में, इस ग्रुप में, इस क्लास में। देन सेकंड दैट इज कॉलियोप्टेरन्स इंसेक्ट्स जो हैं जिनमें स्टूडेंट्स बीटल्स आते हैं, इनके अगेंस्ट भी बीटी टॉक्सिन्स अवेलेबल हैं। एंड देन डायप्टेरन्स इंसेक्ट्स जो होते हैं जिनमें फ्लाइज आती हैं, मॉस्किटोज आते हैं, उनके अगेंस्ट भी बीटी जीन प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किन किन इंसेक्ट्स में ये यूज हो सकता है, लेपिडोप्टेरन्स, कॉलियोप्टेरन्स एंड डायप्टेरन्स, इन सब में यूज होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जिसका नाम है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन मीन्स एक ऐसा कॉटन का प्लांट जिसके अंदर हमने बीटी यानी बैसिलस थ्रूएंजेंसिस नाम के बैक्टीरिया का क्राई जीन, जो कि क्राई प्रोटीन या बीटी टॉक्सिन इंट्रोड्यूस कर दिया है यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम एज द वेक्टर। एंड दिस क्राई प्रोटीन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन और इनएक्टिव फॉर्म इन बैक्टीरिया एंड प्लांट। बट जैसे ही इंसेक्ट, पर्टिकुलर टाइप का इंसेक्ट उस क्रॉप पर फीड करेगा तो ये प्रोटॉक्सिन उसके गट में जाके अल्कलाइन पीएच के कारण टॉक्सिक हो जाएगा, उनके सेल्स में छेद कर देगा, वो स्वेल होंगे, फट जाएंगे और दैट इंसेक्ट विल स्टार्व टू डेथ। और इस तरह से वो उस क्रॉप प्लांट जो है उसको डैमेज नहीं कर पाएंगे, और जब डैमेज नहीं कर पाएंगे तो वो
उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और हमें अलग से केमिकल इंसेक्टिसाइड भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा. So this is the first application in the field of agriculture for biotechnology. We'll read about more such genetically modified plants in the next class. So till the next class, students, a very happy learning and have a good day. Thank you.